नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हुए एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर जिले के कोतवाली थाने क्षेत्र की। दरअसल 21 मार्च 2006 की सुबह कोतवाली पुलिस थाने को सीधे पीएमओ से कॉल आया और जानकारी दी जाती है कि थाने क्षेत्र में एक जर्मन युवती का रेप हुआ है। इस तरह पीएमओ से कॉल आते ही पूरे थाने में हलचल बढ़ गई थी। साथ ही अलवर के हर एक बड़े अधिकारी के फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। जल्दी थाने में बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होने लगा और पुलिस का एक बड़ा काफिला थाने से घटनास्थल के लिए रवाना हो जाता है। पुलिस को पीएमओ से जानकारी मिली थी कि जर्मन युवती का रेप कोतवाली थाने क्षेत्र के मन्नू मार्ग स्थित अंकुर होटल में हुआ है। हालांकि पुलिस को पीएमओ से मिली जानकारी के अलावा इस घटना से संबंधित और कोई सूचना नहीं मिली थी। इसलिए पुलिस होटल पहुंचते ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस को वहां होटल रिसेप्शन पर काम करने वाला राकेश शर्मा मिलता है। पुलिस ने जब राकेश शर्मा से घटना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं पिछले 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। मुझे इस घटना के बारे में भी कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब राकेश शर्मा से कल रात एक विदेशी युवती के होटल में ठहरने को लेकर पूछताछ की तो पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राकेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि कल रात यानी 20 मार्च को रात के करीब 10:30 बजे के आसपास एक भारतीय लड़का अपनी विदेशी दोस्त को साथ लेकर यहाँ आया था। उस लड़के ने मुझे कहा कि हमें एक रात के लिए रहने के लिए कमरा चाहिए, सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इस पर मैंने उनकी आईडी मांगी तो लड़के ने अपनी आईडी मुझे दे दी, जिसकी कॉपी कर आईडी वापस उस लड़के को दे दी। मैंने उनको कमरा नंबर 205 दिया और इस तरह वो दोनों अपने कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों फिर से रिसेप्शन पर आए और उन्होंने एक और कमरा मांगा। इस पर मैंने उनको कमरा नंबर 207 और दे दिया, जो बिल्कुल कमरा नंबर 205 के सामने ही है। दोनों कमरों का एडवांस भी लड़के ने ही दिया था। इसके बाद वह विदेशी लड़की कमरा नंबर 205 में तो लड़का कमरा नंबर 207 में चले जाते हैं। पुलिस जब राकेश शर्मा से उस लड़के की आईडी मांगती है तो लड़के का नाम BH मोहंती सामने आता है। पुलिस पूछताछ में आगे राकेश ने बताया कि जब सुबह के करीब 3 बजे मैं बिस्तर की चादर लेने गया था तब BH मोहंती अपने कमरे के सामने घूम रहा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था, लेकिन उस समय मैंने उससे कोई भी बातचीत नहीं की और चादर लेकर वापस आ गया। सुबह के करीब 6:30 बजे वो विदेशी लड़की रिसेप्शन पर आई। वो भी काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझे कॉल करने के लिए STD PCO के बारे में पूछा तो मैंने उसको PCO के बारे में बता दिया। थोड़ी देर बाद वह लड़की वापस आई और अपने कमरे में चली गई। कमरे का गेट BH मोहंती ने खोला। थोड़ी देर बाद वह जर्मन लड़की अपने कमरे से कुछ सामान लेकर बाहर आ गई और कमरा नंबर 207 में चली गई। इसके बाद वह जर्मन लड़की करीब 7:30 बजे रिसेप्शन पर वापस आई, जिसके पीछे पीछे BH मोहंती भी आ गया। उन्होंने यहाँ से चेकआउट किया और पैदल ही यहाँ से चले गए। इसके बाद पुलिस STD PCO के संचालक के पास जाती है और उस विदेशी लड़की के बारे में पूछताछ करती है। तो STD PCO संचालक मुकेश माथुर पुलिस को बताता है कि आज सुबह एक विदेशी लड़की यहाँ आई थी। उसने मुझसे जर्मन एम्बेसी के नंबर मांगे थे, लेकिन मुझे जर्मन एम्बेसी के नंबर पता नहीं थे, तो मैंने उसे 197 नंबर पर कॉल कर वहाँ से नंबर लेने के लिए कहा था। इस तरह उसने 197 नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो वह वापस होटल चली गई। इस तरह होटल रिसेप्शन पर काम करने वाले राकेश शर्मा और STD संचालक मुकेश माथुर से काफ़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी, पर अभी भी पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले थे। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए ही पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया। पुलिस ने अपनी एक टीम BH मोहंती की कुंडली निकालने में लगा दी, तो वहीं दूसरी टीम लगातार जर्मन एम्बेसी से संपर्क कर
रेप पीड़िता जर्मन लड़की के बारे में जानकारी जुटा रही थी। इस बीच पुलिस को बीएच मोहंती के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी। दरअसल बीएच मोहंती ओडिशा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विद्या भूषण मोहंती का बेटा था। बीएच मोहंती दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और 20 मार्च को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपनी विदेशी साथी जर्मन युवती के साथ अलवर आया था। अब पुलिस के सामने ये क्लियर हो गया था कि अंकुर होटल में बीएच मोहंती अपनी साथी जर्मन युवती के साथ यहाँ रुका था। पुलिस को अब जर्मन एम्बेसी से रेप पीड़िता विदेशी युवती की डिटेल भी मिल चुकी थी। इस जर्मन युवती का नाम इला था। पुलिस ने तुरंत ही इला के नंबरों पर संपर्क किया और उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, लेकिन शायद वह काफ़ी डरी हुई थी, जिसके चलते उसने पुलिस को ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना ही कहा कि वह दिल्ली जा रही है, अब एम्बेसी में ही सब कुछ बताएगी। इस पर पुलिस ने इला को अलवर में ही रुकने और रेप की ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन इला ने पुलिस की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस अधिकारी इस दौरान लगातार उससे रुकने और कंप्लेन करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। साथ ही पुलिस ने कुछ महिला पुलिस अफसरों की भी इला से बातचीत करवाई, जिन्होंने इला को विश्वास में लिया और काफ़ी मनाने के बाद अगले रेलवे स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो पाई। पुलिस की एक टीम तुरंत ही रेलवे स्टेशन पर इला को लेने जाती है। वहाँ पुलिस ने देखा कि इला के साथ ट्रेन में एक और शख्स मौजूद है। इस पर पुलिस दोनों को लेकर अलवर पुलिस थाने आ जाती है। इसी बीच पुलिस को जर्मन एम्बेसी से पता चला कि इला के साथ रेप की सूचना उन्हीं के जर्मन दोस्त ने एम्बेसी को मेल की थी। साथ ही पता चला कि इला और बीएच मोहंती के एक दूसरे जर्मन दोस्त हेनरी, उसने भी इस घटना की जानकारी अलवर पुलिस को मेल की थी। हालांकि पुलिस को यह जानकारी मिलने से पहले ही हेनरी इंडिया छोड़कर जर्मनी वापस लौट गया था, लेकिन पुलिस के लिए जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। पुलिस को किए गए मेल में हेनरी ने लिखा था कि मेरा नाम हेनरी है और मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ। मैंने एम्स नई दिल्ली में 5 दिसंबर 2005 से 16 मार्च 2006 तक स्टडी कर सर्जरी डिपार्टमेंट में क्लिनिकल इलेक्टिव का एग्ज़ाम पास किया है। मैं बीएच मोहंती को पिछले 9 सप्ताह से जानता हूँ। हम दोनों कुछ समय एक ही गेस्ट हाउस में रहे थे। वहीं मैं इला से एक बार एक वीकेंड ट्रिप पे मिला था। वहीं पर हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए थे। इसके अलावा मेरी इला से कोई ज़्यादा जान पहचान या रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और 20 मार्च को मेरी जर्मनी की फ़्लाइट है। इसलिए 20 मार्च को दिल्ली में मैं अपने दोस्त के साथ विदाई पार्टी में था। बीएच मोहंती और इला ने मुझे कॉल किया और अलविदा कहा था। इस दौरान हमने फ़ोन पर काफ़ी हंसी मजाक किया और हम तीनों ने करीब 5 मिनट तक बातें की। इसके बाद मैंने इला और मोहंती को उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए भी शुभकामनाएं दी और इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। इसके कुछ दिन पहले ही मोहंती ने मुझे बताया था कि वो और इला अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साथ ही बताया कि उन दोनों ने राजस्थान में एक प्रोजेक्ट वर्क की प्लानिंग भी की है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं बताई थी। इस बीच 20 और 21 मार्च की दरमियान रात करीब 2 बजे हम सभी दोस्त विदाई पार्टी में काफ़ी नशे में थे। मुझे अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया, लेकिन दोनों ही बार मेरे रिसीव करने से पहले ही कॉल कट गया। इसके बाद 2:16 पर मुझे एक जर्मन लैंग्वेज में एसएमएस मिला, जिसमें लिखा था कि बीएच मोहंती ने मेरा रेप किया है। मैं काफ़ी डरी हुई हूँ, प्लीज़ कुछ करो। मैं नशे में था। मैसेज पढ़ते ही मुझे काफ़ी शौक लगा। इसके बाद वो एसएमएस मैंने अपने दूसरे जर्मन दोस्त को दिखाया और हम दोनों जहाँ पार्टी कर रहे थे उस कमरे से बाहर आ गए। इसके 1 मिनट बाद इला ने खुद के मोबाइल नंबरों से मुझे कॉल किया। मैंने कॉल रिसीव किया और इस बार हमारी बातचीत हो रही थी। हालांकि नशे में होने के कारण वो क्या कह रही थी मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था। शायद वो कह रही थी कि उसका मोहंती के साथ झगड़ा हो गया और वो यानी इला टॉयलेट में बंद हो गई है। वहीं मोहंती अभी भी उसके कमरे में है।
मैंने उसे समझाया कि वो टॉयलेट से ही मोहंती को अपने कमरे से जाने के लिए कहे, साथ ही उसे बोलो कि मुझे कॉल करे। इसी बीच मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और मुझे अपने दोस्त का मोबाइल लेना पड़ा। इसके बाद हमें लगा कि अब शांति हो गई होगी। इस बीच मुझे मोहंती का कॉल भी आया और उसने मुझे बताया कि इला के लिए उसके मन में कुछ इमोशंस जा गए थे और इसके बाद दोनों में बहस हो गई। मुझे उसकी बातों से लगा कि मोहंती भी नशे में था। मैंने उसे समझाया कि अगली सुबह इस सब्जेक्ट पर ढंग से तीनों एक जगह बैठकर बातचीत करेंगे और इसे सुलझा लेंगे। इस बीच हमें जानकारी मिल गई थी कि वो दोनों अलग अलग कमरे में हैं और दोनों ने अपने अपने कमरे के गेट भी बंद कर लिए। ऐसे में वो एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं थे। इसके अलावा भी अगर इला को कोई खतरा महसूस होता तो उसके पास अपना खुद का मोबाइल था, वो मुझे कॉल कर सकती थी या इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दे सकती थी और पुलिस को बुला सकती थी। इधर हमारी विदाई पार्टी ख़त्म हो गई थी तो मैं और पार्टी में मौजूद सभी दोस्त सोने के लिए चले गए। पुलिस के लिए मेल काफ़ी ठोस सबूत था। इसके बाद जब पुलिस इला को लेकर थाने आ गई तो उससे घटना के बारे में पूछताछ की। इला ने पुलिस को बताया कि मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। ओजोन लेयर पर रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैं 29 फरवरी 2006 को इंडिया आई थी। BH मोहंती से मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिली थी और इसी दौरान हमने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए और फ़ोन पर हमारी बातचीत होने लगी। हम दोनों राजस्थान में एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे और इसी सिलसिले में हम दोनों 20 मार्च को राजस्थान अलवर गए थे। रात काफ़ी हो जाने के चलते हम वापस दिल्ली नहीं आ सके और ठहरने के लिए हमने अंकुर होटल में एक कमरा ले लिया। हम दोनों ने अलग अलग कमरे लिए थे, लेकिन मोहंती इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गया और कहने लगा कि हमें एक ही कमरा लेना चाहिए था, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मैंने एक ही कमरे में रुकने के लिए साफ इनकार कर दिया। मोहंती बार बार कमरे को लेकर मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा तो मैंने उससे कहा कि हम इस पर डिनर के बाद बात करेंगे। डिनर करने के बाद मैंने मोहंती को अपने कमरे से जाने के लिए कहा, लेकिन मोहंती ने जाने से मना कर दिया। इस पर मैंने उसको काफ़ी समझाया कि मैं केवल तुम्हारी दोस्ती बने रहना चाहती हूँ। इसके बावजूद मोहंती मेरे कमरे से जाने को तैयार नहीं था। इस दौरान मैंने उसके इरादे भांप लिए थे तो मैं कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और बाहर जाने नहीं दिया, साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे मैं काफ़ी डर गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दो और बाहर जाने दो, लेकिन मोहंती ने मुझे डराया, धमकाया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार देगा। इसके बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मैं उससे लगातार छोड़ देने और जाने देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। रेप के बाद मैं बहाने से टॉयलेट गई और इस बात की जानकारी अपने जर्मन दोस्त हेनरी को मैसेज के ज़रिए दी, लेकिन जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने हेनरी को कॉल किया और कहा कि BH मोहंती ने मेरा रेप किया है। साथ ही मैंने हेनरी को इस बात की सूचना जर्मन एम्बेसी को देने के लिए भी कहा। इस दौरान हेनरी ने मुझे कहा कि तुम डरो मत, बाहर जाओ और मेरी मोहंती से बात कराओ। मैं काफ़ी हिम्मत जुटाकर बाहर गई और मोहंती को हेनरी से बात करने के लिए कहा, लेकिन मोहंती ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। मेरे द्वारा काफ़ी मिन्नतें करने के बाद मोहंती ने हेनरी से बात की। इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई और दूसरे कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मोहंती फिर से मेरे साथ कुछ गलत करेगा या मुझे जान से मार देगा। इसके बाद मोहंती मेरे कमरे के बाहर आया और मुझे गेट खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने गेट नहीं खोला। इसके बाद सुबह 6 बजे मैं अपने कमरे से बाहर आई और रिसेप्शन पर जाकर STD PCO के लिए पूछा तो रिसेप्शन वाले ने मुझे PCO के बारे में बताया। वहाँ जाकर मैंने जर्मन एम्बेसी को कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल लग नहीं पाया। मैं जर्मनी में मेरे माता पिता के पास भी कॉल करना चाह रही थी, लेकिन उस समय वहाँ आधी रात हो रही थी, जिसके चलते मैंने उनको कॉल नहीं किया।
इसके बाद मैं वापस अंकुर होटल आ गई। होटल आकर मैंने होटल के स्टाफ को अपने साथ मेरे कमरे में चलने के लिए कहा। कमरे में जाकर मैंने अपना सामान लिया और वापस आकर अपने आप को फिर से दूसरे कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद मैंने अपने दोस्त हेनरी को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि उसने जर्मन एम्बेसी को इस घटना की जानकारी दे दी है। इसके बाद मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया और होटल से चेकआउट कर होटल के बाहर से ही एक रिक्शा ले लिया। मोहंती भी मेरे पीछे पीछे आने लगा और मेरे साथ ही ऑटो रिक्शा में बैठने लगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं रेलवे स्टेशन आ गई और दिल्ली जाने के लिए टिकट ले लिया। मोहंती भी दूसरे ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन आ गया था। मैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी कि तभी मेरे पास एक पुलिस अधिकारी का कॉल आ गया और उसने मुझे यहीं रुकने तथा रेप की कंप्लेन करने को कहा। लेकिन मैं काफ़ी डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके चलते मैं वहाँ स्टेशन पर नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस के कई कॉल आए, साथ ही कुछ महिला पुलिस अफसरों ने मुझसे बात की और मुझे समझाया, तो मैं अगले स्टेशन पर उतर गई और पुलिस मुझे थाने लेकर आ गई। अब तक पुलिस को मिली जानकारी से यह साफ हो गया था कि जर्मन युवती इला के साथ रेप हुआ था और रेप भी उसी के दोस्त BH मोहंती ने किया था। इसके बाद पुलिस BH मोहंती को हिरासत में ले लेती है। चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था और आरोपी ओडिशा के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का बेटा था, ऐसे में सब कुछ क्लियर करना जरूरी था। इसलिए पुलिस ने BH मोहंती से भी घटना के संबंध में पूछताछ शुरू की तो कहानी में एक नया एंगल सामने आया। दरअसल मोहंती ने पुलिस को बताया कि जर्मन युवती इला और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ। साथ ही मोहंती ने पुलिस को बताया कि हम दोनों ने डिनर एक ही कमरे में किया था और डिनर के साथ ही हम दोनों ने शराब पी। डिनर करने के बाद हम दोनों ने साथ में ही मोबाइल पर एक पॉर्न मूवी भी देखी। इस दौरान हम दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई। इसके बाद जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। इला ने मुझे सेफ्टी यूज़ करने को कहा था, लेकिन मैंने सेफ्टी यूज़ नहीं की और इसी बात से इला मुझसे नाराज़ हो गई। अब तक मिले इला और BH मोहंती के बयान से यह साफ हो गया था कि उस रात अंकुर होटल में दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने IPC की धारा 376 के तहत FIR दर्ज कर BH मोहंती को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद ही पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश की और कोर्ट द्वारा महज 18 दिनों में ही सुनवाई पूरी कर BH मोहंती को जर्मन युवती इला के रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि इस दौरान इला कोर्ट में मौजूद नहीं थी। इसके बाद BH मोहंती को जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जयपुर सेंट्रल जेल में करीब 7 महीने रहा, लेकिन इसी बीच BH मोहंती की मां की तबीयत खराब हो गई और उसने पेरोल के लिए निवेदन किया। पेरोल के बाद वापस सरेंडर करने को लेकर BH मोहंती के पिता DGP विद्याभूषण ने अपनी गारंटी देते हुए एफिडेविट दिया। इसके बाद जेलर महानिदेशक ने पेरोल ग्रांट की। हालांकि इसमें शर्त यह थी कि मोहंती जयपुर में ही अपने एक IAS रिश्तेदार के यहाँ अपनी मां के साथ रहेगा। IAS रिश्तेदार का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस तरह जब मोहंती पेरोल पर जेल से बाहर आ चुका था, कुछ दिनों बाद मोहंती के पिता DGP विद्याभूषण ने जेल अधिकारियों को एक आवेदन भेजा, जिसमें निवेदन किया कि बेटे मोहंती के मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए कुछ और दिनों के लिए पेरोल पर बाहर रहने दिया जाए। लेकिन जेल अधिकारियों ने उनके इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बीच मोहंती का पेरोल टेन्योर पूरा हो गया था, लेकिन मोहंती निर्धारित तिथि को अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, तो पुलिस उसको लेने के लिए मोहंती के IAS रिश्तेदार के घर जाती है। पर पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही BH मोहंती फरार हो जाता है। BH मोहंती के यूँ अचानक फरार हो जाने से हड़कंप मच गया और राजस्थान पुलिस ने मोहंती के पिता DGP विद्याभूषण को उसे फरार करवाने का आरोपी बनाया और लालकोटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस मामले को
कोर्ट भी लेकर गई। कोर्ट ने भी तुरंत ही डीजीपी विद्याभूषण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर डीजीपी विद्याभूषण ने ओडिशा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। डीजीपी विद्याभूषण ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी बीच ओडिशा सरकार ने भी डीजीपी विद्याभूषण को साल 2007 में निलंबित कर दिया। हालांकि 2009 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। सरेंडर के समय डीजीपी विद्याभूषण ने दावा किया था कि शायद उनके बेटे बीएच मोहंती की मौत हो गई है या फिर उसने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि कोई भी बेटा उस समय छुपकर नहीं रह सकता जबकि उसे पता हो कि उसका परिवार किन कठिनाइयों में जी रहा है। इस घटना के करीब 6.5 साल बाद पुलिस को एक गुमनाम लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि साल 2006 में जर्मन लड़की के साथ रेप करने वाला बीएच मोहंती केरल के कन्नूर में है और वहां अपनी पहचान बदलकर बैंक में नौकरी कर रहा है। ये लेटर मिलने के बाद पुलिस की एक टीम कन्नूर जाती है और बीएच मोहंती को गिरफ्तार कर अलवर राजस्थान ले आती है। जिस समय पुलिस मोहंती को गिरफ्तार करने के लिए बैंक पहुंची, उस समय मोहंती बैंक में काम कर रहा था और उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपने बाल लंबे कर रखे थे, साथ ही दाढ़ी और मूछें भी बढ़ा रखी थी। एक बार तो पुलिस ने भी सोचा कि ये मोहंती नहीं है, क्योंकि उसने अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज तैयार कर रखे थे। उसने अपना नाम राघव राज बताया था और अपने आप को आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी का रहने वाला बताया था। साथ ही उसने कन्नूर के एक लोकल कॉलेज से एमबीए की डिग्री भी हासिल कर ली थी। इसके बाद जब मोहंती को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे पेरोल से भागने के जुर्म में 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह सजा मोहंती को रेप के दोष में मिली सजा से अलग थी। मोहंती ने इसके बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन तमाम सुनवाइयों के बाद साल 2016 में हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और रेप का दोषी मानते हुए सजा भुगतने का आदेश दिया। इस बीच मोहंती को बीमारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी और साथ ही 5 जून 2024 को सरेंडर करने का आदेश दिया। लेकिन अप्रैल 2024 में ही मोहंती ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई कि मोहंती द्वारा भुगती गई सजा को पर्याप्त माना जाए और बाकी बची सजा को माफ़ किया जाए, पर कोर्ट ने मोहंती की याचिका को खारिज कर दिया और मोहंती को फिर से जेल जाना पड़ा। एक दिन जेल में रहने के बाद मोहंती की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे खून की उल्टियां होने लगी। इस पर मोहंती को पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के चलते मोहंती को एम्स में रेफर किया गया, जहां 11 अगस्त 2024 को उसकी मौत हो गई। तो यह थी पढ़ाई के लिए इंडिया आई जर्मन लड़की के साथ हुई बलात्कार की सच्ची घटना। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है, आपको ठीक लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।